एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का कोशिका को हम लोग डील करने वाले हैं, सेल को हम लोग डील करने वाले हैं। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, आपको लाइफ में कभी फिर इस चैप्टर को लेके प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस ध्यानपूर्वक अंत से देख लीजिएगा और हर एक जो भी चीज़ मैं आपको बताऊं बस आपको केयरफुली सुनना है, क्योंकि अगर हम पीडीएफ का बात करें एकदम एक एक लाइन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद जो जरूरत है इस एग्जाम को लेकर उस पर हम लोग जंप करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग सेल का बात करते हैं, कोशिका का बात करते हैं, ठीक है, तो सेल की स्टडी को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन आपको यही पता होना चाहिए कि सेल की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये होता है आपको साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे आपका जो उत्तक है इसके स्टडी को क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये सब चीज लिखा हुआ है, बस अभी आपको क्या करना है, सुनना है। देखिए सब चीज साइटोलॉजी हिस्टोलॉजी सब चीज लिखा हुआ है। तो हमने सबसे पहले कहा कि सेल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका यही था। क्वेश्चन के फॉर्म में बात करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, हमें फैक्ट्स याद रखना है और हर एक फैक्ट्स को हम आपको वीडियो में ही याद करवा देंगे। तो सेल की स्टडी को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। टिश्यू की स्टडी को हम लोग बोलते हैं आपको हिस्टोलॉजी, ठीक है। आपको पता है सेल का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने सुना होगा कि हमारा, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब किसी भी जीव का जिसमें जीवन है उसका कार्यात्मक एंड संरचनात्मक, क्या बोला, कार्यात्मक एंड संरचनात्मक जो इकाई है वो क्या है। दैट मींस फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ जो लाइफ है किसी भी जीव का, वो क्या होता है, तो आपका वो होता है सेल, वो होता है आपका कोशिका। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि किसी भी जीव का, ठीक है, सबसे छोटा इकाई क्या होता है, तो वो भी आपका सेल होता है। मतलब अगर मैं आपका बॉडी को, पूरा बॉडी को अगर मैं आपका एक घर मान लेता हूं, तो घर में जो सबसे छोटा ईंट लगा हुआ है वही है आपका कोशिका। क्या है आपका? वही है आपका कोशिका, ठीक है। क्या है आपका? कोशिका। कोशिका की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि हमारे बॉडी का सबसे छोटा इकाई कौन सा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, याद रखिएगा, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, साइंस कहीं भी पढ़ रहे हो, कोशिश रखिएगा कि वर्ड को आपको इंग्लिश में याद रखने के लिए, क्योंकि जो ऑप्शंस आते हैं उसमें इंग्लिश में ही लिखा रहता है। अगर हिंदी जो ऑप्शन है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखा होगा, ठीक है। ये चीज आप समझ के रखो। तो ये चीज आपने समझा कि सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। हमारे पूरे शरीर में जो सबसे छोटा इकाई, अगर हमारा बॉडी को अगर हम लोग घर माने तो सबसे छोटा इकाई जो होता है वो क्या है, जैसे कि हमारा घर क्या ईंटा से बना होता है, तो सबसे छोटा हमारे जो बदन है, ठीक है, जो शरीर है उसमें जो सबसे छोटा इकाई कौन सा है, तो वो है आपका सेल है, ठीक है। ये चीज याद रखना कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग थिंग, कोई भी जीव का जिसमें जीवन है, अगर हम उसका बात करें कि उसका कार्यात्मक इकाई कौन सा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वो है आपका सेल। तो पहला पॉइंट, सेल का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। सबसे छोटा इकाई हमारे शरीर का कौन सा है, तो वो है आपका सेल, ठीक है। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको बोलते हैं, हमारे बॉडी का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो सेल को बोलते हैं। ये चीज समझ में। अब याद रखिएगा सेल जब ग्रुप में मिलते हैं, मान लीजिए बहुत सारे सेल है, ठीक है, तो जब ये सेल मिलेंगे तो सेल मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि एक टाइप का ही सेल मिलकर किसी एक टिश्यू का फॉर्म करेगा। मतलब अब देखो, जैसे कि अगर हम लोग नर्वस सिस्टम मानते हैं, तंत्रिका तंत्र मानते हैं, तंत्रिका तंत्र में हमारा ब्रेन भी आता है, ठीक है, ठीक है। तो जो भी तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसमें जो सेल यूज होता है कौन सा होता है, तो हम सबको पता है वो होता है आपका न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या करेगा, न्यूरॉन मिलकर क्या करता है, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का पूरा तंत्रिका तंत्र बनाता है। तो याद रखिएगा पूरा तंत्रिका तंत्र बनाने के लिए जो सेल जो होना चाहिए वो सेम टाइप का सेल होना चाहिए, न्यूरॉन सेल ही होना चाहिए। जैसे कि तंत्रिका तंत्र में अगर न्यूरॉन सेल लगा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि यही सेल से आपका जो स्टोमक है, आपका पेट है, वो इसी सेल से बनेगा, वो सेल कुछ और होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी आपका उत्तक बनता है तो बहुत सारे क्या होते हैं, आपके कोशिका से बनते हैं, बट ये कोशिका भी क्या होना चाहिए, एक ही तरीके का कोशिका होना चाहिए, ताकि वो किसी एक तरीके का उत्तक को वो बनाएगा, ठीक है। उत्तक जब बहुत सारे उत्तक मिल जाते हैं, बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो फिर से क्या बनाते हैं, अंग प्रणाली, दैट मींस आपका अंग तंत्र बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, पूरा एक सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि आपका स्टोमक हो गया, मतलब पेट हो गया, आमाशय हो गया, फिर से आपका पेनक्रियाज हो गया, पेनक्रियाज जैसे कि अग्नाशय हो गया। तो आपने क्या समझा कि बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनता है, मतलब सिस्टम पूरा बनता है। तो क्या हो, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें बहुत सारे अंग हैं, ठीक है। और पूरा अगर हम लोग सिस्टम मिला दें, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, आपका उत्सर्जन तंत्र हो गया, एक्सक्रेटरी ऑर्गन हो गया, मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया। इन सबको जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा शरीर बन जाता है। तो ये चीज आपको समझना है कि कोई भी जीव का अगर उत्पत्ति हुआ है, मैंने क्या बोला, किसी भी जीव का अगर उत्पत्ति हुआ है तो वो कोशिका से ही हुआ है, चाहे वो एक कोषीय जीव हो या बहुकोषीय जीव हो, उत्पत्ति अगर हुआ है तो वो कोशिका से ही हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए एक थ्योरी भी दिया गया था, किसने दिया था, सिल्डन एंड स्वान ने एक थ्योरी दिया था। क्या दिया था, तो सेल थ्योरी दिया था, ठीक है। कोशिका के बारे में थ्योरी दिया गया था, तो पूछा जाता है सेल थ्योरी किसने दिया था, कोशिका थ्योरी किसने दिया था, तो सिल्डन एंड स्वान ने दिया था। और इसने कहा था कि दुनिया में जो भी जीव होगा वो सेल थ्योरी को फॉलो करेगा। और क्या करेगा वो ये उन्होंने ये कहा, सबसे पहले तो यही आता है सेल थ्योरी किसने दिया, सिल्डन एंड स्वान ने। इन्होंने क्या कहा कि दुनिया में हर एक जीव का जो उत्पत्ति हुआ है वो कोशिका से हुआ है और कोशिका से ही बना हुआ है। बस एक चीज जो है जो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है वो है आपका वायरस, ठीक है। अब हम लोग जंप करते हैं, सब चीज लिखा हुआ है, अब बस हमें समझना है। अब एक चीज और समझा दो, तो जो हमारा सेल है, ये एक सेल है मान लीजिए, ठीक है। अभी सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत ही सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, केंद्रक हो गया, सबके बारे में। ये बेसिक था, आपको समझना था, क्योंकि हम सेल से बने हुए। अब आइए, सब चीज लिखा हुआ है, बस आपको शांतिपूर्वक समझना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया, क्या बताया कि दुनिया में जो भी चीज है, ठीक है, उसका जो भी बना हुआ है किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जिसके अंदर भी जीव होगा, ठीक है, वो किससे बना होगा, तो वो कोशिका से बना होगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्यात्मक और संरचनात्मक, ठीक है, टंग ट्विस्ट होता है, संरचनात्मक इकाई जो है, ठीक है, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो है आपका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो है किसी भी जीव का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, वो क्या होता है, तो वो होता है आपका सेल होता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या है, तो आप बोलोगे सेल बोलोगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चंस के फॉर्म में पूरा का पूरा मैं समझाते हुए चलूंगा कि सेल का डिस्कवरी किसने किया सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर आपको पूछे सेल का डिस्कवरी किसने किया, एकदम दिमाग खोल के रखना, ठीक है, तो वो क्या था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। जहां डेट बोलूं वही याद करना, नहीं तो डेट याद मत करना। तो रॉबर्ट हुक को पहला पर्सन था, हुक से उसने क्या किया, हुक से सेल के बारे में डिस्कवर किया। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किसने किया, तो आप बोलोगे रॉबर्ट हुक ने किया था। बट इन्होंने जो सेल का डिस्कवरी किया था वो क्या था, वो डेड सेल था, मतलब मृत कोशिका था। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पे इन्होंने डिस्कवरी किया था। तो एक ट्री होता है, एक पेड़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओक का ट्री। तो ओक का ट्री से उन्होंने क्या निकाला था, छाल निकाला, और छाल से उन्होंने कॉर्क निकाला था। तो याद रखिएगा इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था किस चीज पे किया था, तो ओक ट्री का कॉर्क पे किया था, ओक ट्री का कॉर्क पे किया था। अगेन सेल का डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। पहला कब किया, 1665 में किया। किस चीज पे किया, तो ओक ट्री का छाल से निकाल के कॉर्क पे किया। ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, ठीक है। और याद रखिएगा अगर आपको पूछेगा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, ठीक है, आपका, तो याद रखिएगा जो कोशिका का जनक किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है वो कहा जाता है आपको रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है, याद रखिए। तो इनके बारे में हमने पढ़ा कि जो मृत कोशिका था, दैट मीन जो आपका डेड सेल जो है, ठीक है, वो किसके द्वारा
डिस्कवर किया गया था, तो आपको याद रखना है वो जो डिस्कवर किया गया था वो किया गया था रॉबर्ट हुक के बारे में 1665 में। बार-बार बोलूंगा ताकि याद रहे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो फिर लिविंग सेल, जीवित कोशिका का डिस्कवर किसने किया, तो वहां नाम आपको याद रखना एंटन वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने जीवित कोशिका का क्या किया था, इन्होंने आविष्कार किया। और जीवित कोशिका का आविष्कार इन्होंने कहां किया, तो एक एल्गी होता है, एल्गी जिसका नाम है आपका क्या नाम है, स्पाइरोगाइरा। अब याद करो स्पाइरोगाइरा से मैंने बहुत चीज आपको समझाया है। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा स्पाइरोगाइरा से, मैं फिर से कहता हूं, आपको एक टीचर के जैसा नहीं पढ़ना है, आपको एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूं कि आपको हर एक चीज को कनेक्ट करने आना चाहिए। स्पाइरोगाइरा से पूछा था कि पोन्ड सिल्क किसको कहता है, क्योंकि ना ये क्या है, सेवाल है, जो पोखरी होता है एकदम ग्रीन ग्रीन देखते हो पूरा एकदम बिछा रहता है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पोन्ड का, पोखरी का सिल्क कहा जाता है। किसको, स्पाइरोगाइरा को। पहला क्वेश्चन यहां से आपका बनता है। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, स्पाइरोगाइरा का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक इसमें प्रजनन होता है, तो किस तरीके से होता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है, बहुत अच्छे से सब आपको करवाया गया। क्या है फ्रेगमेंटेशन से होता है, क्या होता है, विखंडन के द्वारा आपका क्या होता है, इसका प्रजनन होता है स्पाइरोगाइरा का। स्पाइरोगाइरा क्या है, एक पोन्ड सिल्क है, एक हरित क्या है आपका एल्गी है, ठीक है, सेवाल है। और सेवाल को स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। हाँ, एल्गी के स्टडी को एक होता है आपका फंगी, फंगी का माइकोलॉजी, फंगी के स्टडी को माइकोलॉजी, ठीक है। फंगी के स्टडी मतलब कवक के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है, क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। और वही अगर आपको पूछ दिया जाएगा स्टडी ऑफ एल्गी, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, स्टडी ऑफ एल्गी जो होता है आपको कहा जाता है, देखो ये मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एल्गी मतलब होता है आपका सेवाल, तो एल्गी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं फाइको, अलग ही है, मैंने कहा अलग ही आगे फेंकता है बोल, तो फाइकोलॉजी, ठीक है। और जो आपका एल्गी और फंगी का जो होता है आपका फंगी का ये हो गया फाइकोलॉजी, और फंगी का होता है आपका माइकोलॉजी। तो याद रखना एल्गी के स्टडी को मतलब सेवाल के स्टडी को होता है फाइकोलॉजी, और फंगी मींस कवक के स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। यहां से समझ में आया, जो क्वेश्चन पूछेंगे कवर करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो डिस्कवर किया था सबसे पहले एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने क्या किया, जीवित कोशिका का डिस्कवर किया। किस पे किया, तो एक सेवाल पे किया। सेवाल का नाम क्या था, स्पाइरोगाइरा, जिसको हम लोग पोन्ड सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो एंटन वैन ल्यूवेनहुक है, इनको जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, और सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, दैट मींस फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी। क्यों, क्योंकि माना जाता है कि जो बैक्टीरिया का जो डिस्कवर था वो भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है। और बैक्टीरिया क्या बहुत ही सूक्ष्म है, और बैक्टीरिया याद रखिएगा इसमें क्या होता है, प्रोकार्योटिक क्या होता है आपका, प्रोकार्योटिक कोशिका होता है, मतलब इसमें कोशिका विकसित नहीं होता है, तो सबसे छोटा जीव है, इसीलिए इसको माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव का जनक भी इनको कहा गया। और बैक्टीरिया का इन्होंने डिस्कवर किया था, तो जीवाणु विज्ञान का भी इनको जनक कहा गया। ये चीज याद है, तो याद रहेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसने डिस्कवर किया है, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिस्कवर किसने किया है, तो वो है आपका मतलब लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया है, तो आपको याद रखिएगा जीवित कोशिका का जो डिस्कवर किसने किया है, तो आपको याद रखना है वो इन्होंने ही किया, और इनका नाम क्या है, एंटन वैन ल्यूवेनहुक। जीवाणु विज्ञान के जनक फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो आपको याद रखना है एंटन वैन ल्यूवेनहुक, ठीक है। आपके बाद फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है एंटन वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने किस चीज पे इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया, तो स्पाइरोगाइरा जो कि क्या है सेवाल, और सेवाल की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं फाइकोलॉजी, और आपके कवक की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं माइकोलॉजी। उसके बाद मैंने बताया कि जो सेल की स्टडी होता है, सेल का अध्ययन उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी का फादर किसको बोला जाता है, जनक किसको बोला जाता है, तो याद यहां एंटन मत मार देना, वहां क्या मानोगे आप, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। और याद रखिएगा फिर से हिस्टोलॉजी किसका है, तो उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी का। और मैंने आपको क्या कहा था, जब एक प्रकार के जब आपके कोशिका मिल जाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक उत्तक का निर्माण करते हैं, जो कि फिर आगे चल के बहुत सारे उत्तक क्या होते हैं आपका एक अंग का निर्माण करते हैं। वही चीज इस लाइन में आपका लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेल थ्योरी, सिल्डन एंड स्वान। मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी है, किसने दिया था, तो ये दिया था सिल्डन एंड स्वान ने। इसने क्या कहा था कि दुनिया का हर एक जीव जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो उत्पत्ति हुआ है, ठीक है, वो कहां से हुआ है, तो कोशिका से हुआ है। दूसरा, हर एक जीव जो दुनिया में बना हुआ है वो किस चीज से बना हुआ है, तो किससे बना हुआ है, वो कोशिका सेल से बना हुआ है। और हर एक सेल जो है इंडिविजुअली रूप काम करता है। आप देखोगे हर एक सेल का क्या अलग अलग, मतलब एक सेल अगर हम लोग लेते हैं, हमारा बॉडी का एक सेल है, तो ये अलग अपने आप में काम कर रहा होगा, इसके अंदर भी फिर क्या है, कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है, तो इंडिपेंडेंट तरीके से ये काम करता है। और मैंने ये भी आपको समझाया था कि कौन ऐसा जीव है जो कि सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है, तो आप क्या बोलोगे, वो है आपका वायरस। चारों तरफ से मैंने इसमें नॉलेज डाल दिया है, जितने भी फैक्ट्स पूछे गए, ठीक है। और हम आगे बात करते हैं। उसके बाद कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि पूरी दुनिया में जो सबसे छोटा जो आपका सेल है वो कौन सा है, कोशिका है वो कौन सा है, तो माइकोप्लाज्म। इसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्म गैलिसेक्टिकम। माइकोप्लाज्म गैलिसेक्टिकम ये क्या है, तो ये एक बैक्टीरिया है। याद रखिएगा बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ये कोशिकांग होता है, एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो पूछा जाएगा किसमें से चार में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो आपको याद रखना बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। दूसरा आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, दूसरा आपको ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें प्रोकार्योटिक सेल होता है, मतलब प्रोकार्योटिक कोशिका से ये बना होता है, मतलब इसका जो कोशिका है वो डेवलप नहीं होता है, ना ही इसका केंद्रक डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि सबसे छोटा सेल तो क्या है, बैक्टीरिया का है, जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्म गैलिसेक्टिकम। उसी प्रकार से बोलेगा कि सबसे लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल किसका है, सबसे बड़ा सेल कितना है पूरी दुनिया में, एक कोशिका। कोई सबसे बड़ा सेल कौन सा है, एक सेल जो सबसे बड़ा हो वो है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखिएगा वो है आपका क्या, आपका ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा सेल है, और जो सबसे छोटा सेल है वो क्या है आपका बैक्टीरिया का माइकोप्लाज्म गैलिसेक्टिकम, जो कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। और किस किंगडम में आता है, तो मोनेरा किंगडम में आता है। ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, सिंपल। बैक्टीरिया का कौन सा किंगडम है, मोनेरा प्रोटिस्टा, ये सब पढ़े हो ना, तो मोनेरा में याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बोले हम अपना बॉडी का बात कर लेते हैं, मनुष्य की बात कर लेते हैं ना, मनुष्य में जो सबसे छोटा जो होता है वो होता है आपका शुक्राणु, ठीक है। इसकी जगह कहीं और भी कुछ लिखा हुआ मिलेगा, अभी आप शुक्राणु याद रखोगे, स्पर्म, ठीक है। और पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा, ठीक है, ह्यूमन के अंदर कौन सा आपका सेल है, तो ओमेन का जो एक होता है, अंडाणु जो होता है वो होता है, ठीक है। और बोलेगा कि सबसे लंबा सेल कौन है ह्यूमन के अंदर, ठीक है, मानव शरीर के अंदर, तो आपका तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका न्यूरॉन सेल। और याद रखिएगा न्यूरॉन सेल में कभी डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए माथा में अगर एक बार चोट आपका लग गया तो आप खत्म, क्योंकि बॉडी के जितने भी पार्ट है उसमें कोशिका विभाजन होता है, और जो न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन कोशिका है, उसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है, ये भी चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और जो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा कोशिका है, जो सेल है, उसमें क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था, तो सेल का डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। और जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल को जो न्यूक्लियस है, नाभिक जो है, ठीक है, नाभिक जो सेल का जो नाभिक है, ठीक है, न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका डिस्कवर किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ये चीज आपने की, रॉबर्ट ब्राउन ने किया नाभिक का, न्यूक्लियस का, और रॉबर्ट हुक ने किया किसका, कोशिका का, सेल का किया, ठीक है। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो आपका कोशिका का, सेल का ब्रेन किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा सेल का जो ब्रेन, अगर मैं सेल ड्रॉ करता हूं, इसमें न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, तो याद रखिएगा पूरा का पूरा जो सेल है उसको कोऑर्डिनेट करना, सही तरीके से उसको संचालन होना, सही तरीके से उसका मैनेजमेंट होना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, और मैनेज करना जो किया जाता है वो ब्रेन के द्वारा किया जाता है। इसीलिए आपका पूछा जाता है कि जो कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो आप बोलोगे क्या बोलोगे, न्यूक्लियस को बोलोगे, ठीक है। अब देखिए सेल जो बेसिकली दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है, एक होता है आपका एनिमल सेल, दो प्रकार का इस तरीके से सेल जो कि जंतुओं में पाया जाता है, जैसे कि हम एक जंतु है, आप एक जंतु हो, और एक होता है आपका प्लांट सेल।
ठीक है। उससे पहले मैं बेसिक एक चीज आपको समझाता हूं ताकि आप लाइफ टाइम कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग सेल का बात करें, ठीक है, ये अगर मैं सेल का ये देखिए जो मैंने यहां पर ड्रॉ करके दिया, एक सेल है मान लीजिए, तो सेल का जो सबसे बाहरी परत होता है जो मैंने यहां लिखा है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्या होता है कोशिका भित्ति? हमेशा याद रखना सबसे बड़ा डिफरेंस जो है आपका जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में, एनिमल सेल और आपका प्लांट सेल में, वो यही है कि जो आपका एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। बट अगर आप यहां देखोगे प्लांट सेल देखोगे तो इसमें कोशिका भित्ति होता है। पहला पॉइंट क्या मैंने बोला कि जो आपका जो सबसे बाहरी लेयर होता है सेल में, ठीक है, वो कौन सा होता है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, जो कि आपका सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। दूसरे नंबर पे जो आपका यहां देख रहे हो जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा जो कोशिका झिल्ली है वो आपका किसमें, आपका ये जो प्लांट सेल है ये इसमें भी रहता है और एनिमल सेल है वो उसमें भी रहता है। किसी ने मुझे एक बार कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि सर ऐसा क्यों कि प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में नहीं? तो ये प्रकृति का देन है। जैसे हमें धूप लगता है तो हम तो घर में आ जाते हैं, हमें हम पे बारिश पड़ता है हम घर में आ जाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बट प्लांट के क्या पास ऐसा मूवमेंट है कि वो घर में आकर रहने लगे? नहीं। तो जो प्रकृति है, ठीक है, जो मैन जो भगवान है वो क्या नेचर है, तो नेचर ने क्या किया है इसको एक बाहरी लेयर दे दिया है प्लांट सेल में, ठीक है, जो कि इसको सुरक्षा प्रदान करता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इसको दिया हुआ है, शेप दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है। बाहरी परत इतना मोटा और क्या मोटा एक परत बना देता है, ठीक है, जिससे वो सुरक्षित भी रहता है। तो हमेशा याद रखना कि सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, कोशिका जो भित्ति है वो सिर्फ आपका पादप कोशिका में मिलता है, और जो सेल मेम्ब्रेन है कोशिका झिल्ली जो है वो आपका प्लांट सेल में भी मिलता है और एनिमल सेल में भी मिलता है। राइट, आगे देखो देखो, तो फिर से ये जो अंदर वाला आ गया, ठीक है, आपने पहले देखा कि कोशिका भित्ति है उसके बाद कोशिका झिल्ली। अब ये जो बीच में देख रहे हो, ठीक है, ये जो होता है पानी से बिल्कुल भरा होता है, उसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया देखोगे, क्लोरोप्लास्ट देखोगे, अलग अलग चीजें आप देखोगे, जिसके बारे में हम लोग एक एक बात करेंगे। बट इसमें क्या होता है पानी भी भरा रहता है इस तरीके से, एकदम क्या जल पदार्थ से भरे रहते हैं। तो ये बीच वाला जो पार्ट है एक तो कोशिकांग रहेगा तो उसको हम लोग अलग करेंगे, बट इसमें जो पानी जो भरा रहता है उसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो ये केंद्रक है, केंद्रक के जो अंदर जो पानी भरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जब हम लोग साथ में बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। तो हमेशा याद रखना कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और आपका केंद्रक द्रव्य और जीव द्रव्य में अंतर क्या है? कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और जब केंद्रक द्रव्य को हम लोग मिला देते हैं तब वो जीव द्रव्य बन जाता है। याद रहेगा ये चीज? यस। अब हम लोग फिर से यहां आते हैं, मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि किसी बुक में इस तरीके से नहीं तो मैंने आपको समझा दिया कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रक द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए अगर हम लोग जंतु जगत का बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखना, ठीक है, जो जंतु जगत का जो आपका जो भी आपका कोशिका होगा वो हमेशा थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, कंपेयर टू आपका प्लांट सेल का, ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। दूसरा ये हमेशा थोड़ा राउंड शेप होता है और ये हमेशा थोड़ा रेक्टेंगुलर होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, ये चीज आपको ये सब चीज आपको लिखा हुआ है, बस मैंने आपको समझाया। आगे आइए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इतनी बेहतरीन तरीके से पीडीएफ डिजाइन किया गया आप सोच भी नहीं सकते। देखो सबसे पहले देखते हैं जंतु कोशिका में सबसे क्वेश्चन पूछे गए कि कौन सा जंतु कोशिका में रहता है, कौन सा आपका पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका में ऐसे जंतु कोशिका का हम लोग कुछ ऐसा चीज देखते हैं जो आपको सिर्फ जंतु कोशिका में सबसे पहले ये गोल होता है। तो वो कैसा होता है मैंने आपको बताया था, वो क्या चौकार होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। इसमें सिलिया एंड फ्लैजिला होता है। सिलिया एंड फ्लैजिला क्या है? देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। और ये टोटल प्रिंट किया हुआ जो है इंग्लिश वाले को अलग कर देंगे, ठीक है, बराबर समझो। सिलिया और फ्लैजिला जो होता है एक क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक मतलब रेसानुमा स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से मैं दिखा देता हूं, यहां देखो, ये देखो ये सिलिया, ये देखो ये जो धागा निकला हुआ। तो सिलिया और जो फ्लैजिला स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सिलिया और फ्लैजिला स्ट्रक्चर कहां मिलता है? तो सिर्फ जंतु कोशिका में मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक है आपका सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है। तो जो सेंट्रोसोम मिलता है ये भी आपका क्या होता है? सिर्फ आपका जंतु कोशिका में होता है और ये तब सहायक होता है जब सेल का विभाजन होता है। सेल का जब विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा, तब आपको सेंट्रोसोम दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा जो किसी पादप में मिलता है, पादप क्या है? रेक्टेंगुलर है, चौकार है, इसमें कोशिका भित्ति होती है, दैट मींस इसमें सेल वॉल होता है जो कि उसमें नहीं होता है। इसमें हरित लवक होता है। हरित लवक आप देखो, हरित लवक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका हरित लवक, स्पेशली इसको हम लोग प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टिड, ठीक है। और एकदम हरित लवक अगर हम लोग बोले तो इसको जो बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है या इसको हम लोग प्लास्टिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट बोले या हरित लवक बोले या प्लास्टिक बोले, प्लास्टिक का ही तीन भाग होता है, हम आगे देखेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट बोले या हरित लवक बोले, हमेशा याद रखना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कहां मिलता है? उसी पादप में मिलता है, क्योंकि यही वो हरित लवक है जिसमें एक पिगमेंट होता है, पर्णक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसके कारण से वो खाना बना पाता है। तो आपने समझा कि ये जो चीज है जो सिर्फ आपका क्या मिलेगा पादप जगत में मिलेगा, आपका हरित लवक, कोशिका भित्ति, और ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर। और कुछ जो दोनों में मिलता है जिसकी केंद्रक हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल, सेल का जो कोशिका का हम लोग दिमाग बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। दूसरा यहाँ क्रेब साइकिल होता है, दरोगा में पूछा गया था कि क्रेब साइकिल कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद राइबोसोम दोनों में मिलता है। सबसे छोटा कोशिका कौन सा है? तो वो राइबोसोम है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे छोटा कोशिका राइबोसोम है। क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। गोल्गी काय बॉडी इसको हम लोग सेल का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। सेल का ट्रैफिक पुलिस क्योंकि ये क्या करता है? जो भी पैकेजिंग होता है, ठीक है, इसको प्रोसेस करता है, एक जगह से दूसरा इसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। जैसे प्रोटीन का क्या होता है? पैक करना, उसको एक जगह से, इसको ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है। और एक होता है रसधनी, ठीक है, जिसको वैक्यूल बोलता है। इसका जो सबसे बड़ा जो मोस्ट इंपोर्टेंट अभी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका जो खाद्य होता है, जो फूड होता है, उसका जो संग्रह कहां होता है, तो वो वैक्यूल में होता है। तो ये कोशिकांग है बेसिकली, ठीक है, इसको हमने अलग अलग लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, क्विक देखेंगे, ठीक है, जहां जरूरत होगा मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। कोशिका झिल्ली मैंने आपको समझाया था, सबसे बाहरी वाला जो परत होता है कोशिका भित्ति होता है, वो तो सिर्फ प्लांट में होता है, ठीक है। बट यहां है दूसरे नंबर का कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा ये प्लांट में भी होता है और आपका एनिमल में भी होता है। तो ये लिखा हुआ है दोनों में होता है। क्या होता है? आउटर पार्ट, सेल का जो आउटर वाला भाग है, अगर मैं जंतु जगत का अगर बात करूं तो सबसे बाहरी वाला जो भाग होगा वो कोशिका झिल्ली होगा। और अगर हम लोग पादप जगत का अगर बात करेंगे तो दूसरे नंबर का होगा। आउटर पार्ट ऑफ जो सेल होता है वो कोशिका झिल्ली से बना होता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा इसका काम क्या है? तो याद रखिएगा कि सेमी परमिएबल होता है, अर्ध पराग में होता है। सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पदार्थ चाहिए वो जाने देगा, ठीक है, जो चाहिए वही जाने देगा, जो नहीं चाहिए वो अंदर वो जाने ही नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि पूरा बॉडी ही सेल से बना हुआ है, सेल खराब हो गया तो पूरा बॉडी खत्म, ठीक है। तो हमेशा याद रखें सेमी परमिएबल है, ठीक है। बेसिकली क्या करता है? जो भी पदार्थ अंदर आता है, किसी पदार्थ को बाहर भेजना है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो वो है आपका सेल मेम्ब्रेन। बस इतना ही याद रखना है कि ये क्या है? कोशिका झिल्ली जो एक सेमी परमिएबल होती है, इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर आने या अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है, याद रहेगा। और ये दोनों में मिलती है, ये भी चीज याद रखिएगा। ये प्लांट ये उसके बाद आता है आपका सेल वॉल। तो दूसरा सेल वॉल किसे मिलेगा? सिर्फ आपका पादप जगत में सेल वॉल मिलता है। मैंने अभी बताया था आकार और आकृति, जो देखो प्लांट का जो सबसे बाहर वाला भाग होता है एकदम कठोर होता है, तो क्या करता है? आकार देता है, उसको आकृति देता है। और ये किस टिश्यू से बना होता है? जल्दी से बताया, पादप जगत में मैंने आपको पढ़ाया जो इसका कठोर वाला भाग होता है स्क्लेरेंकाइमा से बना होता है। सब क्वेश्चन आपके पूछे गए आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में, किससे बना होता है? स्क्लेरेंकाइमा से बना होता है, ठीक है। ये जो बाहर वाला है इसमें क्या होता है? आपका
तो ये होता है आपका क्या आकार और आकृति प्रदान करता है। पहला सबसे पहले ये सिर्फ प्लांट में मिलता है। दूसरा इसका काम क्या होता है आकार और आकृति दैट मींस साइज एंड शेप प्रोवाइड करता है, प्लस ये कठोरता प्रोवाइड करता है इसको बाहर से सरफेस से, ताकि ये सुरक्षित रह पाए, प्रोटेक्शन भी। तो वही लिखा है ये कोशिका को निश्चित आकार एंड आकृति नहीं करता है, कठोरता देता है। याद रखिएगा जो मेन पॉइंट सबसे पहले जो आपका पादप होता है, ठीक है, इसका जो कोशिका भित्ति जो बनाता है किससे बना होता है, सेलुलोज सेलुलोज सेलुलोज। यहां से पूछेंगे जैसे दरोगा में पूछा गया था कि जो आपका फंगस होता है काइटिन होता है, फंगस की स्टडी को क्या कहा जाता है, फंगस के कवक को तो माइकोलॉजी माइकोलॉजी माइकोलॉजी। तो फंगस की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसका जो बना होता है किससे, काइटिन से बना होता है। उसके बाद जो आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है किससे बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन। तो पादप का सेलुलोज, बैक्टीरिया का जीवाणु का पेप्टिडोग्लाइकन और कवक का काइटिन। और याद रखिएगा चाहे सेलुलोज बोलो चाहे पेप्टिडोग्लाइकन बोलो चाहे काइटिन, बेसिकली ये सब क्या है, तो ये सब कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ये सब जो है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसको मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चन में, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। क्या है आपका पॉलीसेकेराइड, मैं बोलता जाता हूं लिखता कम हूं तो बोलने दिमाग कान खोल के रखना, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट याद रखना, पादप सेलुलोज जीवाणु पेप्टिडोग्लाइकन और कवक काइटिन। तो ये है आपका सेल वॉल। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं जो जिसको हम लोग ने क्या कहा था कि जो कोशिका का ब्रेन किसको कहते हैं, कोशिका का ब्रेन किसको कहते हैं, तो हमने बताया था जो कोशिका का जो ब्रेन है वो है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक है, क्या है आपका न्यूक्लियस, क्या मैंने बोला न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ जो चीज मैं बोलूं उसको बस आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको बात करूं सबसे पहले कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, तो मैंने आपको क्या बताया था, राइबोसोम, जिसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये एनिमल में भी मिलता है, प्लांट में भी मिलता है। और अगर आपको बोले कि जंतु जगत में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का सबसे पहले सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है जंतु जगत में, आपने बोला न्यूक्लियस। क्या आपने बोला, न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा आप क्वेश्चन के फॉर्म में जैसे जैसे बात करो एकदम दिमाग में सेट करते जाइएगा। सबसे पहला ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, मतलब कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है, तो न्यूक्लियस। जंतु जगत में सबसे बड़ा कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स कौन है, तो न्यूक्लियस। तीसरा आपको पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सेल का डिस्कवर किसने किया था, कोशिका का, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, याद रहेगा। ये क्या है, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, मतलब प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, ये दोनों में मिलेगा। अब देखो वही लिखा है कोशिका के मध्य, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। पादप कोशिका मतलब दोनों में ये पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। सबसे ये प्रमुख अंग है, क्यों मैंने बोला था, क्योंकि ब्रेन ऑफ द सेल कहता है, इसको कहा जाता है, प्रबंधन के रूप में काम करता है, पूरा का पूरा ये नियंत्रण करता है पूरा सेल को, ठीक है, याद रखिएगा। इसको दिमाग भी कहा जाता है, मैंने बता दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने इसका डिस्कवर किया था। और याद रखिएगा जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए मिलता है, आरएनए मिलता है, गुणसूत्र दैट मींस क्रोमोसोम। तो डीएनए आरएनए का अलग चैप्टर जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था जब मैंने क्वेश्चन एनालिसिस करवाया था, उसको वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है। तो डीएनए आरएनए, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अच्छे से लिख लो, इसको फुल फॉर्म में दिया हुआ है आपके बिहार पुलिस में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये है आपका क्रोमोसोम गुणसूत्र। तो डीएनए आरएनए और क्रोमोसोम ये तीनों जो है आपका कहां मिलता है, तो वो आपका न्यूक्लियस में मिलता है। याद रखिएगा इसमें 70 to 80% क्या होता है, प्रोटीन होता है। न्यूक्लियस का बात किया जा रहा है, 10% उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखिएगा इसमें डीएनए आरएनए गुणसूत्र, तो प्रोटीन तो इसमें होगा ही, सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, सबसे पहले ये जो डीएनए है ये कहां मिलता है, तो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि न्यूक्लियस में मिलता है, केंद्रक में मिलता है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। तीसरा क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि डीएनए को छोड़ के, सॉरी न्यूक्लियस को छोड़ के डीएनए और कहां मिलता है, यूपीपीसीएस में बहुत बार आ चुका है और आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। तो याद रखिएगा न्यूक्लियस को छोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में डीएनए मिलता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, आपको ये चीज याद रखनी। दो ऐसे कोशिकाएं हैं जिसमें आपका खुद का डीएनए होता है और न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए आरएनए दोनों होता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखोगे तो ये कोशिका है पूरा, तो ये देखो ये जो आपका सांप का जैसा है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको ही बोला जाता है। ये बेसिकली क्या है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है चिकना, ठीक है, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रादीप्य जनिका, ठीक है। और एक होता है खुरदीदा मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो दो होता है, तो जो ये स्मूथ वाला जो होगा, तो स्मूथ वाला क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वसा का संश्लेषण में हेल्प करता है। दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड और जो फैट है उसका संश्लेषण, उसका सिंथेसिस करने में आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्पफुल होता है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका खुरदरा वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है। ये याद रखिएगा, इस पे क्या होता है आपका, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके छोटे छोटे कणों के रूप में क्या होता है आपका राइबोसोम लगा होता है। और यही राइबोसोम जो है आपका क्या करता है, आपका फोटोसिंथेसिस का आपका काम करता है, फोटोसिंथेसिस बोला, यही जो है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। क्या करता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का आपका काम करता है, आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है, समझ में आएगा। तो क्या करता है राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। राइबोसोम कहां मिलता है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलता है। तो ये दो तरीके का आपको रेटिकुलम आपको याद रखना है, आपका प्रादीप्य जलिका। उसके बाद इस पे क्या था, राइबोसोम था। अब सबसे पहले याद रखिएगा ये क्या है, ये दोनों में पाया जाता है राइबोसोम। याद रखिएगा इसका डिस्कवर किसने किया था, तो पेलाडे ने किया था, ई पेलाडे, ठीक है, जॉर्ज ई पेलाडे। कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग है, मैंने बता दिया। इसमें क्या होता है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखना राइबोसोम में, ठीक है, तो क्या होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए भी मिलेगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और मेन इसमें क्या होता है, प्रोटीन तो रहता ही है, याद रखना। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, ठीक है। और मेन कार्य क्या होता है, प्रोटीन। फिर से मेरे साथ, राइबोसोम क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग है। दूसरा प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है। तीसरा डिस्कवर किसने किया, पेलाडे ने किया। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो ये राइबोसोम होगा दो तरीके का होगा, दरोगा में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एक होता है 70S, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, एक मिनट, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ कैसे लिखा गया, ओके ओके ओके, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, एक होता है 70S राइबोसोम, ठीक है, और एक होता है 80S राइबोसोम, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया कि 70S राइबोसोम, आपको ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाना, जो मैं बता रहा हूं ध्यान देना। एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। हमेशा याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया, बस ये आप तीन याद कर लेना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया, ये तीन ऐसे, ठीक है। आपको बैक्टीरिया तो आपको पता है जीव है, ठीक है, ये दो कोशिकांग हो गया, ये दो कोशिकांग और ये एक जीव, ठीक है। तो याद रखना जो 70S क्रोमोसोम होता है सबसे पहले ये अविकसित जीव जो मिलता है उसमें मिलता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो जाएगा, आर्किया हो जाएगा। बट साथ में दो कोशिकांग जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। देखिए हमने क्या समझा कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम आपका मिलेगा, मैं आगे दिखाऊंगा स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए, ये देखो, दिख गया, देखो। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ याद रखना है, क्या याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आपको याद रखना है। और साथ में और 80S, ठीक है, आकार में बड़ा होगा, विकसित पौधा जंतु में मिलता है। तो विकसित पौधा जंतु में क्या कौन मिलता है, तो 80S राइबोसोम मिलता है और 70S राइबोसोम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आपका ये मिलता है। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है।
उसके बाद आते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का बात करते हैं, जो कि जिससे बहुत क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। यहाँ आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा होगा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग बात करें तो कोशिश का बात करें तो उसके बाद समझेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन सबसे पहले पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। मैं समझाऊंगा भी, श्वसन तंत्र में मैंने बहुत अच्छे से समझाया इसको। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया क्रेब साइकिल कहां होता है, क्रेब साइकिल देखो, अगर मैंने आपको फैक्ट यही याद करवा दिया, ठीक है, और उसके बाद जब फिर से आप वीडियो पीडीएफ देखोगे या क्वेश्चंस लगाओगे तो सबसे पहले आपको फैक्ट याद आएगा और समझे हुए रहोगे तो मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा पेपर आपके सामने। तो पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहा जाता है, ऊर्जा घर इसको कहा जाता है। क्रेब साइकिल कहां होता है, तो आपका यही होता है। और याद रखिएगा सेल का कोशिका का श्वसन केंद्र कहां होता है, तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसीलिए तो यहां आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता है। हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होता है मैंने बहुत बार आपको समझाया, श्वसन केंद्र में भी, श्वसन तंत्र में भी, कि हमारे बॉडी में एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये कब होगा, जब आप जो ग्लूकोज खाते हो, जब उसका ऑक्सीकरण होगा तो वो एटीपी में बदलेगा, ठीक है। और ये चीज कहां होगा, तो ये होगा आपका कहां होगा, ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इसका खुद का डीएनए होगा और इसमें आपका राइबोसोम भी होता है। और कौन सा राइबोसोम का खुद का तो डीएनए होगा, 70S राइबोसोम होगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले इसका बात आता है डिस्कवर किसने किया था। इस टाइप के क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे गए, जो डेट याद मत रखना, ठीक है। एक्सट्रीम केस में बस देख लो कि डेट। अभी याद रखो कि जैसे कि सेल वाला याद है 1965 में हुआ था, 1665 में, ठीक है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का बात करते हैं, इसको किसने डिस्कवर किया था, तो याद है कोलिकर ने किया था। बट जिसने डिस्कवर इसको किया था वो इंसेक्ट के जो मांसपेशी होती है, देखिए मांसपेशी मतलब स्ट्रेट मसल जो होता है उसमें इसने किया था, स्ट्रेट मसल में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किसने किया, तो आप बोलोगे किसने किया, कोलिकर ने किया। और दूसरा क्वेश्चन आपका यहां बनेगा कि इसका नामकरण किसने किया था, तो बेंडा ने किया था, बेंडा ने किया था। तो डिस्कवर किसने किया, कोलिकर ने, नामकरण किसने किया, बेंडा ने। और अगर आपको पूछा जाए कि कोशिका में मतलब ह्यूमन कोशिका में इसका डिस्कवर किसने किया था, तो वो एल्टमैन ने किया था। याद रखिएगा कि एल्टमैन ने कोशिका में इसकी उपस्थिति को बताया था, उसने जो नाम इसको दिया था बायोप्लास्ट। तो तीन चीज आपको समझना है। सबसे पहले दो चीजें याद रखना जो जरूरत का है, इसका डिस्कवर किसने किया, कोलिकर ने किया, नामकरण किसने किया, बेंडा ने किया। पर जो मनुष्य मतलब जीव में किसने किया, ठीक है, सेल में किसने किया, बेसिकली एक्जेक्टली कहोगे तो किसने किया, तो वो एल्टमैन ने किया था, जिसका नाम इसने बायोप्लास्ट दिया था, बायोप्लास्ट, ठीक है। अब याद रखना कि जो देखिए अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे पहले ये कहां मिलेगा, तो मैंने आपको अभी समझाया था कि सबसे बाहर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है, कोशिका झिल्ली आता है, और उसके बीच में ये सब क्या है, ये पानी वाला क्या था, तो कोशिका द्रव्य। मतलब कहां मिलेगा आपका, तो कोशिका द्रव्य। जितने भी कोशिकांग है वो बेसिकली कोशिका द्रव्य में ही है, ठीक है। तो क्या है आपका कोशिका द्रव्य में, मतलब साइटोप्लाज्म में। दूसरा, ये डबल लेयर होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे कोशिकांग हैं जो सिंगल लेयर होंगे, बट ये जो आपको याद रखना, ये क्या है आपका, ये आपका डबल लेयर होता है, ठीक है। ये डबल लेयर है और इसमें एक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, एक आपका संरचना होता है जिसको हम लोग क्रिस्टिया बोलते हैं। देखो एक बार हम यहां देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें राइबोसोम मिलता है, 70S राइबोसोम मिलता है। सो क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्रेब साइकिल कहां होता है, तो आपका क्रेब साइकिल जो होता है वो आपका कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्रेब साइकिल होता है। क्रिस्टी, देखो ये क्रिस्टी स्ट्रक्चर पूछा गया कि क्रिस्टियाई जो संरचना है वो कहां मिलता है, तो आप इसी में मिलता है। इसका खुद का डीएनए होता है, ये भी याद रखोगे, ठीक है। और मैट्रिक्स भी याद रखोगे, उसका स्ट्रक्चर याद रखना, ये मैट्रिक्स और क्रिस्टिया कहां मिलता है, इसमें मिलता है। ये इनर मेम्ब्रेन है या आउटर मेम्ब्रेन, मतलब दो तरीके की झिल्ली से बना होता है, याद रहेगा। एक चीज मैंने आपको यहां पूछा, देखो इस वीडियो को आपको कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, ठीक है। हमने इसमें कितना समय लगा दिया, तो ऐसा थोड़ी कि आप एक बार में इसका मास्टर बन जाओगे, थोड़ा समय देना पड़ेगा। पर जितना अगर आपने समय दे दिया आपका ये लाइफ बदल सकता है। अब देखिए हमने बात किया कि जो क्रेब साइकिल होता है, जो दरोगा में पूछा गया था कहां होता है, तो क्रेब साइकिल जो होता है आपका ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा अगर मैं पूछता एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, ये दो वर्ड याद रखना। क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है आपका कोशिका द्रव्य में होता है, दैट मींस आपका साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखना कि पूछ क्या रहा है, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य, दैट मींस आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बता दिया कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने वो भी आपको समझाया कि श्वसन केंद्र होता है पूरे सेल का, जिसको पावर ग्रह कहा जाता है, ऊर्जा उत्पादन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन से संबंधित जो कार्य होता है यही होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया और ऑक्सीजन को मिला के एटीपी जो बनेगा वो इसी के थ्रू ऑक्सीकरण जो है। जब तो कार्बोहाइड्रेट का जब आप ऑक्सीकरण कराओगे नहीं तो आपको क्या लगता है, ग्लूकोज खा लोगे आपको एनर्जी मिल जाएगा। अरे ग्लूकोज अगर बॉडी में ज्यादा हो गया तो उससे तो आपका इंसुलिन बढ़, आपका डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका ऑक्सीडेशन किया जाए। तो जब उसका ऑक्सीडेशन करोगे तब वो एटीपी में चेंज हो जाएगा। श्वसन तंत्र में मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, ठीक है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, क्रेब साइकिल आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बाद एक कोशिकांग आता है लाइसोसोम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इससे यही पूछा जाता है इसका काम क्या है। याद रखिएगा जो लाइसोसोम जो होता है इसको सुसाइडल बेग बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, पता नहीं कितने एग्जाम में कितने लाखों बार पूछा होगा। तो सुसाइडल बेग जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है लाइसोसोम को सुसाइडल बेग कहा जाता है, ठीक है। इतना याद रहेगा। नेक्स्ट चीज याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के कचरे को साफ करने में ये मदद करता है। तो सिंपल आपको पूछा जाएगा कि कोशिका के कचरे को साफ करने में कौन सा कोशिकांग मदद करता है, तो आपको याद रखना है लाइसोसोम। सुसाइडल बेग किसको कहा जाता है, लाइसोसोम। मेनली इसमें क्या होता है थोड़ा समझेंगे यहां कि सबसे पहले ये भी याद रखना कि इसको डिस्कवर किसने किया था, तो डी ड्यूबे ने किया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब अपघटक एंजाइम। मान लीजिए कि कोई भी अगर कोशिका है उसमें उसका कुछ भाग काम नहीं कर रहा है, तो जरूरत तो है नहीं हमारी बॉडी में, तो उसको क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है, यही लाइसोसोम, ठीक है। और मान लीजिए कि पूरा कोशिका ही, ठीक है, पूरा कोशिका ही खराब हो गया, कोशिका खराब हो गया तो ये क्या करेगा, कोशिका के अंदर होता है ये खुद फट जाता है और पूरा कोशिका को ही खत्म कर देता है। मतलब ये क्या हो गया, ये बॉम्ब में जो बांध के रखते हैं ना, देखते हैं जो बांध के रखते हैं बॉडी में और जाते हैं भीड़ में उड़ा देते हैं, अपने आप को भी उड़ा दिया, पूरे सामने वाला को भी उड़ा दिया। तो इसीलिए इसको सुसाइडल बॉम्ब बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई एक सेल जो है काम करना बंद किया, पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे सेल बनते हैं, बहुत सारे सेल खत्म होते हैं बॉडी में, तो जो सेल खत्म होगा ये लाइसोसोम खुद में फट जाएगा, पूरा सेल को खत्म कर देगा। याद रखिएगा किसने डिस्कवर किया, डी ड्यूबे ने किया। अगर आपको पूछा जाए कि कोशिका के कचरे को साफ करने में मदद कौन करता है, तो लाइसोसोम। याद रखिएगा इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो फटता है और पूरे गंदगी को पूरे साफ कर देता है, इसको सुसाइडल बेग भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका गोल्गी बॉडी, गोल्गी काइल इसको भी बोला जाता है। इसका डिस्कवर किसने किया, कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी। इसका सबसे बड़ा जो काम होता है याद रखिएगा, इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्वेश्चन कहा जाता है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं, तो आपको गोल्गी काइल को हम लोग ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, तो प्रोसेस एंड पैक करता है, मतलब प्रोटीन का, ठीक है। राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया, ठीक है, बट उस प्रोटीन को प्रॉपर पैक करके जो प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, प्रोसेस का जो काम होगा, ठीक है, वो किसके द्वारा होगा, तो गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। यही है, पदार्थों का परिवहन करता है, यातायात में सहायक है, इसलिए ये यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। दैट मींस इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है, याद रखिएगा। मतलब परिवहन में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में ये बहुत ही सहायक होता है। इसके बाद आता है आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बस इतना याद रखना, ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। दूसरा, जब सेल का विभाजन होगा, जब कोशिका का विभाजन होता है, या परोक्ष कोशिका का विभाजन में पढ़ाया था, तो कोशिका का जो विभाजन होता है, ठीक है, उसमें ये सहायक होता है, ये उसी समय दिखता भी है। तो तारकाई जो होता है याद रखिएगा सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। अब ये रसधनी, ठीक है, रसधनी या ऋतिका भी इसको कहा जाता है, या इसको वैक्यूल कह सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। हमेशा याद रखना वैक्यूल जो है ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है, आपका प्लांट में भी और आपका एनिमल में। इसका सबसे बड़ा काम बस इतना ही याद रखना, इसका मेन काम है खाद्य को स्टोर करके रखना, फूड को स्टोर करके रखना, पानी और अन्य पदार्थ को क्या करता है, ये संग्रहित करता है। ये चीज याद रखना। और ऐसे भी जो आपका जो प्लांट वाला में होगा ये बहुत ही बड़ा होता है कंपेयर टू आपका
एनिमल में। तो ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि कौन सा है इसमें कोशिकांग जो कि फूड का स्टोर करता है। आपको याद रखना है वैक्यूल पानी और अन्य पदार्थ को संग्रहित करता है। रजनी में एक प्रकार की द्रव्य है, इसे पर लेना कुछ नहीं, ठीक है। रजनी जंतु में छोटी होती है, पादप में बड़ी होती है। मेन काम क्या है, जो भी पोषण पदार्थ है उसको ये स्टोर करके रखता है। उसके बाद एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कोशिकांग है लवक। लवक जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड, ये सिर्फ आपको याद रखिएगा, ये सिर्फ आपका प्लांट में मिलता है। अभी जो प्लास्टिड है ये लवक, ये 3 तरीके का होता है। एक है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक है आपका ल्यूकोप्लास्ट और एक है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में समझा देता हूं, सब चीज लिखा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जितना भी आपका तना होता है या जो आपके पत्ते होते हैं उसमें आपका ये लवक पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट का खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, ये भी याद रखिएगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो किचन, ठीक है, मतलब जो आपका रसोई घर है किसको कहा जाता है, पादप का रसोई घर किसको कहा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक आपका वर्णक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये एक आपका क्या है, आपका रसोई घर है, क्या है, किसी चीज के लिए, आपका पेड़ के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो पाया जाता है पत्ते में, तना में, और ये क्या करता है, आपका प्रकाश संश्लेषण में ये सहायक होता है। क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट उसमें होता है क्लोरोफिल पिगमेंट या वर्णक होता है, जो कि आपका क्या करता है, आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। प्रकाश संश्लेषण होगा तो क्या बनेगा, खाना बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और उस ग्लूकोज को कौन होता है, आपका जो प्लांट है वो क्या करता है, यूज करता है, तो भोजन का निर्माण करता है। ये तना पत्तों में पाया जाता है, हरे रंग का पर्णहरित इसमें पाया जाता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। हरित लवक को पाया जाने इसको कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल करता है आपका फोटोसिंथेसिस से होता है आपका खाना बनता है। और याद रखिएगा क्लोरोफिल में कौन सा आपका एलिमेंट होता है, तो वो होता है आपका मैग्नीशियम। क्या होता है आपका मैग्नीशियम, जो होता है आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। दूसरा जो होता है आपको याद रखना, ये आपका अवर्णित लवक, या इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। हमेशा याद रखना क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट, जब एग्जाम में आए तो दिमाग मत घुमा लेना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट एग्जाम में ये सब लिख बहुत कम देगा, हरित लवक तो देगा, अवर्णित लवक नहीं देगा। तो ल्यूकोप्लास्ट याद रखिएगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये जो प्लांट का ऐसा भाग होता है, ठीक है, ऐसा भाग होता है, मतलब ऐसा भाग होता है जो कलरलेस होता है, मतलब जो रंगहीन होता है। और स्पेशली क्या होता है, ये आपका खाद्य पदार्थ को स्टोर करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपका क्या हो गया, जो अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब तना जो होता है, जैसे कि आलू का एक तना है, पर क्या वो धरती के नीचे, ठीक है, तो उस टाइप के जो भी आपके तना होगा, जो अंडरग्राउंड होगा, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, जो कि क्या है, कलरलेस। आप देखते हो जितना भी व्हाइट कलर का भी चीज होगा जो नीचे होगा, ठीक है, रूट्स हो गया या कोई तना जो धरती के अंदर है, तो सब जो होगा आपका ल्यूकोप्लास्ट होगा। सबसे पहले इसका काम क्या होता है, फूड का स्टोर करता है। दूसरा, ये ऐसा जगह होता है जहां की सन का रेस जो किरण है वो नहीं पहुंच पाता है, जैसे कि रूट्स हो गया, अंडरग्राउंड स्टेम हो गया, वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। यहां भी आपको अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी आपका अच्छे से लिखा हुआ है। यह एक रंगहीन लवक है, यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जैसे जड़ें, भूमिगत तने या भोजन पदार्थों में संग्रहण के लिए हेल्प करता है, ठीक है। सब चीज लिखा हो तो आप पढ़ लोगे। उसके बाद होता है क्रोमोप्लास्ट। याद रखना हमने क्या बताया, पहला क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब जो वर्णित लवक है, याद रखिएगा, हरा रंग तो देता है आपका क्लोरोफिल, हरा रंग को छोड़ के कोई भी रंग जो होगा वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। जैसे कि आपका टमाटर का लाल कलर क्यों होता है, तो लाइकोपिन के कारण। गाजर का आपका जो ऑरेंज कलर क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण। चुकंदर का जो कलर होता है वो ऐसा क्यों होता है, तो विटामिन के कारण। एप्पल का जो लाल कलर क्यों होता है, एंथोसाइनिन के कारण। तो ये सब जितने भी पिगमेंट्स हैं वो क्रोमोप्लास्ट का ही देन, पर हरा वाला कलर क्यों होगा, क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो ये था आपका क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। समझ में आया, इसका काम भी हमने समझा। अब एक बार देख लेते हैं जो सेल जो है बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। एक तो एनिमल सेल था, एक प्लांट सेल था, मतलब जंतु वाला था, और एक पादप वाला था। बट सेल को दो प्रकार में और बांटा गया है। एक ऐसा सेल है जो कि विकसित नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकार्योटिक कोशिका, और एक ऐसा सेल होता है जो विकसित है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूकार्योटिक कोशिका, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोकार्योटिक कोशिका कहां मिलेगा, तो हमेशा याद रखना, थोड़ा आप दूसरों से अलग चलोगे। कैसे चलोगे, जब अलग तरीके से आपको थोड़ा पढ़ना, ऐसा नहीं कि अब थोड़ा मैंने आपको क्या पढ़ाया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण वाला मैंने पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रोकार्योटिक कोशिका कहां मिलेगा, जो मोनेरा जो किंगडम से होंगे। जैसे मोनेरा किंगडम में क्या क्या आता था, मैंने क्या बताया था, बैक्टीरिया, आर्किया, ये सब किसमें आता है, मोनेरा किंगडम में। तो जितने भी मोनेरा किंगडम के जो जीव होंगे, जिसमें दो ही मैंने आपको याद करवाया था, बैक्टीरिया और आर्किया, वो कहां है, मोनेरा किंगडम में आते हैं। और बैक्टीरिया आर्किया क्या है, प्रोकार्योटिक कोशिका है। ना ही इसका कोशिका पूरा डेवलप होता है, ना ही इसका आपका केंद्रक डेवलप होता है। तो कोशिका भी विकसित नहीं होता है, ना ही केंद्रक विकसित होता है। राइबोसोम भी जो इसमें मिलेगा वो 70s वाला मिलेगा, मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया, आर्किया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। अच्छे से याद रखना, 70s क्रोमोसोम। उसके बाद कोशिका विभाजन है, कोशिका ही डेवलप नहीं है तो कोशिका विभाजन कहां से होगा, श्वसन तंत्र कहां होता था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। बट इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि बैक्टीरिया में क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो नहीं होता है। तो इसमें जो श्वसन होगा, क्योंकि श्वसन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होना चाहिए, तो यहाँ कहां होगा आपका, ये जो होगा श्वसन तंत्र जो होता है ये मेम्ब्रेन में होता है, झिल्ली में होता है, याद रखिएगा। और बैक्टीरिया, आर्किया और माइकोप्लाज्म भी एक बैक्टीरिया है, घबराओ मत, ठीक है, ये बैक्टीरिया। उसके बाद यूकार्योटिक क्या होगा, जो डेवलप होगा, कोशिका पूर्ण विकसित है, केंद्रक इसका पूर्ण विकसित है, ठीक है। 80s क्रोमोसोम से पाया जाता है, कोशिका विभाजन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जैसे पौधे हो गया, जितने भी डेवलप पौधे हैं, ठीक है, हम हो गए, ये सब किसका है, आपका इसका ही उदाहरण, ठीक है। मैंने शॉर्ट में आपको ऑलमोस्ट 1 घंटे में आपको ये चीज समझाया है। इसमें एक चीज मैं आपको और समझा चुका हूं, बट एक सेपरेट में चाहूंगा कि इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं डीएनए और आरएनए पे, ठीक है, डीएनए और आरएनए पे, या इसके पीछे ही मैं आपको अटैच कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।